हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत के प्रमुख स्रोत, अर्थात जो मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ते हैं उसकी जानकारी हमें किन किन पुस्तकों से मिलती है, कौन कौन से स्रोत हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने 4 पुस्तक आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विजिट करिए और चारों पुस्तकों को सीरियल वाइज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इस वीडियो में आप देखेंगे 5वें पुस्तक से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो जो है, ये जो मैं स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेशली इसीलिए मैंने डिज़ाइन किया हुआ ये पूरी जो वीडियो है, ये पूरा सेशन जो चल रहा है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे वीडियोज़ मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। तो ये आज जो है 5वीं वीडियो है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको और साथ ही साथ नोट्स भी बना के रखिए आप। और जो भी मैं आपको स्रोत इसमें पढ़ा रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि आप जब पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, तो उसमें आपको अध्यायवार, जब बुक पढ़ते हैं तो अध्यायवार आपको पढ़ना होता है, तभी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैंने आपको इस्लाम का उदय पढ़ा दिया है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि प्रमुख स्रोत क्या क्या थे। तो ये जो है, ये अध्याय 2 है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे अध्याय 2 का, जो है ये पार्ट 2 है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी वीडियोस का फ़ायदा मिलता रहे। तो देखिएगा, तो आज हम लोग देखेंगे 5 नंबर से। बुक नंबर ये 5 है, ठीक है, जो कि मिडाइवल हिस्ट्री में इससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही या फिर फतवा ए जहांदारी, इस ये 2 बुकें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही व फतवा है जो है फतवा ए जहांदारी के लेखक जो है वो जियाउद्दीन बर्नी हैं। क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया हुआ है, इस बुक के उसमें लिया हुआ है। और मैंने बहुत सारे जितनी महत्वपूर्ण बुक मिडाइवल हिस्ट्री में बनती हैं, ठीक है, वो सभी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ध्यान रखिएगा, ये 5वीं बुक है। आगे भी इस वीडियो में मैंने कई सारे बुक्स शामिल किया हुआ है। तो आज हम लोग 13 नंबर बुक तक पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब आपको नहीं भूलना है कि तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही व फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी हैं। तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही को ऐतिहासिक ग्रंथ की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है या माना गया है। यह फ़ारसी भाषा में है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही व फतवा ए जहांदारी कौन सी भाषा में है, तो आपको बताना है कि फ़ारसी भाषा में ये लिखी गई है। इतिहासकार इलियट और डाउसन ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। अगर क्वेश्चन में आता है कि अंग्रेजी में इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया है, तो इलियट एंड डाउसन ने किया है। तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही में 1239 से 1359 ईस्वी तक, अर्थात पूरी एक सदी का सल्तनत कालीन इतिहास मिलता है। इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक 9 शासकों का उल्लेख है। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही ठीक वहाँ से लिखना शुरू किया जहाँ से मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासरी छोड़ा था। अब देखिए, मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासरी छोड़ा था। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको जानकारी मिल गई, मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में, आपको पढ़ा चुका हूँ कि मिनहाज उस सिराज जो है तबकाते नासरी के लेखक कौन है, तो तबकाते पुस्तक का नाम है ये, तबकाते नासरी, और इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। तो ये याद रखिएगा, छोड़ा था। इस प्रकार तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही तबकाते नासरी का उत्तर भाग है, अर्थात जहाँ से वो ख़त्म होती है उसके आगे शुरू होती है तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही। आगे देखिए, बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि हिंदू और काफिर वस्तुओं की चोरी करते थे। देखिए, हिंदू तो हो गए, हिंदू एक धर्म हो गया, और काफिर जो होते थे, काफिर उसे बोला जाता है जो अन्य धर्म जो हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, उनको काफिर बोलते हैं। तो वस्तुओं की चोरी करते थे, इनका कहना था। उसी प्रकार मोहम्मद तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का वर्णन करते हुए उसने लिखा, उसने का मतलब यह है कि बर्नी ने लिखा है कि प्रत्येक हिंदू कि घर टकसाल बन गया था। मतलब सब इतना माल जो है इकट्ठा कर लिए, इतना पैसा इकट्ठा कर लिए कि टकसाल बन गया सबका। कहने का मतलब उसका ये है पुस्तक में, ठीक है, था। उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का सबसे प्रामाणिक विवरण पढ़ने की पुस्तक तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इब्न बतूता की पुस्तक रहला, यहाँ पर एक पुस्तक का नाम और ध्यान रखिए, इब्न बतूता, अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा भी, रहला भी पुस्तक, ठीक है,
तो इब्न बतूता जो है वो रहला इन्होंने पुस्तक लिखी है और ये मोरक्को से आया था, जो मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। तथा अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फतूह से भी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में पता चलता है, जानकारी प्राप्त होती है। देखिए कहने का मतलब है जो पुस्तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पुस्तक और रहला तथा अमीर खुसरो के जो है खजाइनुल फतूह, इन 3 पुस्तकों से अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। बहुत ही अच्छी प्रणाली थी, बहुत ही जो है इन्होंने ये जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने बहुत जो ही सुधार किया था, ठीक है, बहुत अच्छे से शासन भी किया था। आगे देखिए अब 6 नंबर पुस्तक में आइए, 6 नंबर पुस्तक हम लोग देखेंगे फतवा ए जहांदारी। तो यह तारीख ए फिरोज शाही की समकालीन तथा उसका एक पूर्व प्रखंड है। इस पुस्तक में बर्नी ने अपने पूर्व लेखन के आधार पर सल्तनत काल के राजनीतिक दर्शन का विशद विवरण किया है। इस ग्रंथ में आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में सैयद परिवार में हुआ था। उसके पिता मुबैदुल मुल्क जलालुद्दीन खिलजी के दूसरे पुत्र शहजादा अरकली खां के निजी कर्मचारी थे तथा चाचा अलाउल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार तथा राजधानी के कोतवाल थे। उसका पालन पोषण दिल्ली में संपन्न वातावरण और उन दिनों की अत्यंत कुलीन परंपराओं में हुआ। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उसे आरंभिक मध्यकालीन भारत के सभी समकालीन इतिहासकारों में सबसे महान माना गया है। बर्नी को सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में एक सम्मानित स्थान प्राप्त था, किंतु वह मोहम्मद तुगलक के अधिक निकट था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में वह राज दरबार से संबद्ध तथा 17 वर्षों तक उसके संरक्षण में रहा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में मोहम्मद तुगलक के विषय में वर्णित किया है कि जब उसने राज्य सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। वह सुल्तान को दयालु तथा रक्त पिपासु दोनों कहता है। अब देखिए कहने का मतलब है कि जो बर्नी है उन्होंने सुल्तान को क्या कहा था, दयालु भी कहा और रक्त पिपासु भी कहा कि रक्त को पीने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए, इसका अर्थ लगाइए। इसका अर्थ ये है कि वो बहुत ही जो है क्रूल, जो है क्रूअर था, बहुत जो है क्रूल था, ठीक है, क्रूअल जिसे कहते हैं क्रूअल था, बहुत जो है निरंकुश शासक था। उसके ऊपर कोई शासक जो है वो नहीं था कि जो है किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, निरंकुश था वो, ठीक है, जिस प्रकार से जिसको चाहता उसको मारता अपने हिसाब से। तो वो दोनों तरीके से, और एक प्रकार से दयालु भी था। तो दोनों तरीके से इसका वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक धर्मशास्त्र, इतिहास तथा इस्लामी कानून में विशेष दिलचस्पी रखता था। उलेमा वर्ग की त्रुटियों के प्रति सजग भी रहता था। सुल्तान का मानना था कि उलेमा वर्ग ने जानबूझकर अपने स्वार्थ एवं हितों के लिए इस्लाम की सही व्याख्या नहीं की, इसलिए वह उलेमा वर्ग के विरुद्ध हो गया था। बर्नी उसके कार्यों से खफा रहता था क्योंकि वो उलेमा के खिलाफ था। उसे अधर्मी एवं रक्त पिपासु कहा। बर्नी अमीर खुसरो का भी एक करीबी सहकर्मी था, किंतु फिरोज शाह तुगलक के सिंहासन रूढ़ होते ही वह शाही कृपा से वंचित हो गया, अर्थात जो उसको संरक्षण प्राप्त था उस संरक्षण को वापस ले लिया गया। उसके संपत्ति एवं धरोहर जब्त कर लिए गए। कुछ समय तक जेल में रहा, जिसके कारण उसका अंतिम जीवन आर्थिक संकट में व्यतीत हुआ। जियाउद्दीन बर्नी का स्पष्ट कथन था कि उसकी रचना केवल कुलीन और अमीर वर्ग के लोगों के लिए लिखी गई है, ठीक है। क्योंकि देखो कहने का मतलब यहाँ पे उसने ऐसा क्यों कहा, देखिए ये समझिए आप कि उसकी रचना केवल किसने कहा था, बर्नी ने कहा था। जो उसने पुस्तक लिखी है वो सिर्फ कुलीन और अमीर वर्गों के लोगों के लिए लिखी गई है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि जो अमीर थे वो अपने बारे में ही लिखवाते थे, ठीक है। तो भाई सिंपल सा ये उन्हीं के लिए लिखी गई है ना भाई। अगर कोई भी शासक है, ठीक है, अगर जैसे कोई भी शासक है तो अपने दरबार में किसी लेखक को रखता है तो लेखक को तो उस जो है शासक के अनुसार ही लिखना पड़ेगा जो कहेगा, है ना। तो कहने का मतलब उसका यही है कि जो उसने लिखा है वो कुलीन और अमीर एक जो है खास वर्ग के लिए थी ये, तो अमीर वर्ग के लोगों के लिए लिखी गई थी, क्योंकि वही इतिहास को समझ सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की कटु आलोचना की थी, क्योंकि उसने निम्न कुलीन तथा मुसलमानों को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किया था। फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा करता है, उसे आदर्श एवं श्रेष्ठ सुल्तान मानता था। उसका कहना था कि उसका मतलब बर्नी का कि
नसरुद्दीन महमूद के बाद फिरोज शाह तुगलक सबसे अधिक दयालु, न्यायप्रिय, उदार तथा प्रजापालक शासक था। बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक के शासन में शांति एवं समृद्धि का मुख्य कारण उलेमा वर्ग के समर्थन को बताया है, क्योंकि उसने वही कार्य किया जो उलेमाओं को पसंद था। उसने उलेमाओं के अनुरूप ही सभी पदों का वंशानुगत बना दिया तथा शरीयत का कड़ाई से पालन किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बर्नी विभिन्न विषयों के अध्ययन एवं विविध विषयों पर पुस्तकें लिखने में व्यस्त रहा, किंतु उसे जिस विषय में सबसे अधिक प्रभावित किया हुआ था, जिस विषय ने, तो वो था इतिहास। ठीक है, बर्नी को कि मेरा जीवन, वो कहता भी है कि मेरा जीवन पुस्तकों के सूक्ष्म अध्ययन में व्यतीत हुआ है। मैंने प्रत्येक विज्ञान में प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के अनेक साहित्य ग्रंथों का अध्ययन किया है। कुरान की टीका संबंधी विज्ञान परंपराओं, न्यायशास्त्र तथा रहस्यवाद के अध्ययन के बाद भी जितना लाभ मुझे इतिहास संबंधित विज्ञान से प्राप्त हुआ, उतना किसी अन्य प्रायोगिक क्रिया से नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि मैंने और भी साहित्य का अध्ययन किया, लेकिन हमें इतिहास में ज़्यादा रुचि थी और मुझे सबसे ज़्यादा जो लाभ प्राप्त हुआ है वो इतिहास से ही प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब उसका यही था। आगे देखिए आप, दूसरी बुक है 7वें नंबर पर, सीरत ए फिरोज शाही। इस ग्रंथ की रचना किसी अज्ञात लेखक ने संभवतः सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया था। यह ग्रंथ अफीफ का जो ग्रंथ है वो तारीख ए फिरोज शाही है। तारीख ए फिरोज शाही एक और है जो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अफीफ के ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही का विस्तृत संस्करण है। इसमें सुल्तान फिरोज शाह की बहुत प्रशंसा की गई है। आगे देखिएगा आप, फतूहात ए फिरोज शाही। तो इस पुस्तक में क्या है कि यह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ये इस ग्रंथ को लिखने का सुल्तान फिरोज शाह का मुख्य उद्देश्य अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना था। इसमें इसके इस्लाम धर्म में प्रसार के लिए किए गए प्रयत्न, उसकी नीतियों, वह विशेषकर जन कल्याण संबंधित कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसी पुस्तक में कहा गया है कि जब अल्लाह अपने बंदों की आजीविका नहीं छीनता तो मैं कैसे किसी को उसके पद से हटा सकता हूँ। अगली बुक है फतूह उस सलातीन। इस ग्रंथ के लेखक ख्वाजा अब्दुल्लाह मलिक ईसामी हैं, जिसने इसे बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में 1250 ईस्वी में पूर्ण किया। फतूह उस सलातीन अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति ईसामी का दृष्टिकोण अत्यधिक आत्मपरक है। उसने सुल्तान को इस्लामी दुनिया के सबसे बुद्धिमान मूर्ख के रूप में दर्शाया है। देखिए यहाँ पर हंसने वाली भी बात है कि उसने सुल्तान को इस्लामी दुनिया के सबसे बुद्धिमान मूर्ख के रूप में दर्शाया है। ईसामी ने इस ग्रंथ में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर किए गए आक्रमण और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में हुए विद्रोहों का वर्णन किया है। ख्वाजा अब्दुल्लाह मलिक ईसामी का जन्म 1311 ईस्वी में हुआ था। यह सुल्तान मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद तुगलक का समकालीन था ये, ठीक है, ईसामी। इसका परिवार दिल्ली में रहता था, किंतु मोहम्मद तुगलक के काल में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन के दौरान उसे भी दौलताबाद जाना पड़ा। बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह ने उसे अपना संरक्षण प्रदान किया। उसी के संरक्षण में ईसामी ने फतूह उस सलातीन की रचना की थी। अगली बुक है सलातीन के बाद में बुक है अगली 9 नंबर पर, तारीख ए सिंध या फिर तारीख ए मासूमी। इसकी रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। तो मासूमी है, अगर मासूमी पूछ ले तो मासूम से ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। बाकी ये वाला नाम आए तो इसको याद कर लीजिए किसी तरीके से आप जो है इसको जो है रिलेट करके शब्दों के साथ में। तो यह पुस्तक चचनामा पर जो है आश्रित है। अरबों का जो आक्रमण हुआ था चचनामा में ही हमको जानकारी मिलती है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बहुत विस्तार से बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए चचनामा जो है, चचनामा पर ये आश्रित बुक है ये, ठीक है। तो इसमें अरबों की विजय से लेकर मुगल सम्राट अकबर के समय तक के सिंध का इतिहास वर्णित है। जैसे चचनामा में है वैसे इसमें भी लिखा हुआ है। तो 10 नंबर में लिखा हुआ है तारीख मसूदी। इसकी रचना अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी ने की है। तो ये बैहाकी की बुक है। इस पुस्तक में महमूद गजनबी के इतिहास, दरबार में जीवन की झलक
और कर्मचारियों के षड्यंत्रों का विवरण मिलता है। बैहाकी की एक अन्य पुस्तक तारीख ए सुबुक्तगीन है। ठीक है, अल्पतगीन का दामाद था सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का पिता था। ये बैहाकी महमूद गजनवी का एक शाही लेखक था। बिलेनफूल, ये लेनपूल होगा, बिलेन हो गया यहाँ पर, इसको काट देना है। तो लेनपूल ने इसे पूर्वीय श्री पैपियस की उपाधि दी है। 11 नंबर में देखिएगा, 11 नंबर में जो बुक है वो तारीख ए यामिनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर जो है अगर देखें हम तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तारीख ए यामिनी, किताबुल यामिनी भी कहा जाता है इसको। तो किताब उल यामिनी, इसके लेखक उतबी हैं। यह ग्रंथ अरबी भाषा में है, पूछा जाए तो आपको लिखना है अरबी भाषा में है। इस पुस्तक में सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का 1020 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित है। उतबी महमूद के समय का एक महान साहित्यकार था, वह शाही इतिहासकार भी था। अगली पुस्तक है 12वें नंबर पर तारीख ए मुबारक शाही। इसकी रचना अहमद सरहिंदी ने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में की थी। यह ग्रंथ सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत है। अहमद सरहिंदी मुबारक शाह का समकालीन था। तो अहमद सरहिंदी जो था वो किसका समकालीन था? मुबारक शाह का, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बुक देखिएगा रहला। ठीक है, रहला देखेंगे तो इसकी रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने अरबी भाषा में की थी। ये एक मोरक्को का यात्री था, मोरक्को से आया था, अफ्रीकी यात्री मोरक्को से। कई बार क्वेश्चन आता भी है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था हाई कोर्ट का, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये क्वेश्चन आया था कि मोरक्को जो है इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। जो उसकी यात्रा वृत्तांत है, इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का वर्णन है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने दिया है। इसके अतिरिक्त रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, उसकी विचार और प्रशासनिक योजनाएं, राज दरबार की स्थिति तथा सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की झलकियां मिलती हैं। आगे देखिएगा, जो अत्यंत मनोरंजक और मूल्यवान है। इब्न बतूता का मूल नाम शेख फ़तेह अब्बू अब्दुल्लाह था। वह मोरक्को अर्थात अफ्रीका का निवासी था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया तथा 14 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, जो 8 वर्षों तक इस पद पर रहा। कालांतर में उसके विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार तथा बेईमानी के आरोप लगे, जिसके कारण सुल्तान उससे अप्रसन्न होकर कारागार में डाल दिया, किंतु बाद में रिहा कर दिया। 1442 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था, परंतु रास्ते में जहाज़ खराब हो जाने के कारण वह बीच रास्ते से ही वापस लौट आया था। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो स्पेशली आर ओ, ए आर ओ और यूपी पीसीएस के लिए है, तो बहुत ध्यान से। बाकी जो और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।